तेल और पेट्रोलियम के आने से पहले इंसानों के पास ऊर्जा के बहुत ही सीमित साधन थे। दिन का काम सूरज की रोशनी में होता था और जैसे ही शाम ढलती जिंदगी लगभग थम जाती थी। रात को रोशनी के लिए लोग लकड़ी, कोयला और जानवरों की चर्बी से बने लैंप जलाते थे। ये तरीका महंगा भी था और ज्यादा देर तक टिकता भी नहीं था। 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप और अमेरिका में वेल का तेल सबसे अहम ईंधन बन गया। समुद्र में बड़े पैमाने पर वेल का शिकार किया जाता था, सिर्फ उनके तेल के लिए। इस तेल से लैंप जलाए जाते थे और शहरों की गलियों तक रोशन किया जाता था, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। हजारों वेल हर साल मारी जाती थी। अमीर घरों में तो लैंप जलते थे, मगर आम लोग अब भी अंधेरे में रहने को मजबूर थे। और धीरे धीरे वेल की संख्या इतनी घटने लगी कि ये साफ हो गया कि इस तरह से हमेशा काम नहीं चलेगा। 19वीं शताब्दी के बीच तक हालत बिगड़ चुके थे। रोशनी की जरूरत बढ़ रही थी, लेकिन वेल का तेल अब बहुत महंगा और कम मिलता था। यही वो समय था जब इंसानों को किसी नए और लंबे समय तक चलने वाली जरिए की तलाश करनी पड़ी, और वही तलाश आगे चलकर हमें कच्चे तेल और पेट्रोलियम तक ले आई। वैसे तेल इंसानों के लिए बिल्कुल नया नहीं था। हजारों साल पहले मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं में बिटुमेन यानी प्राकृतिक डामर का इस्तेमाल घर बनाने और नाव को पानी से बचाने में किया जाता था। मिडिल ईस्ट और एशिया में जमीन से रिश्ते कच्चे तेल को दवा और मसालों में जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अजरबैजान जैसे देशों में तो लोग सदियों से उथले कुएं खोदकर तेल निकालते थे, लेकिन ये सब बहुत छोटे पैमाने पर था। असली शुरुआत अभी बाकी थी। 1846 में कनाडा के वैज्ञानिक अब्राहम गैसनर ने केरोसिन बनाया। ये कोयले और ऑयल शेल से तैयार किया गया था और जल्दी ही रोशनी का सस्ता और आसान जरिया बन गया। इस खोज ने इंसानों को पहली बार वेल के तेल पर पूरी तरह निर्भर होने से बाहर निकाला। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ 1859 में आया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एडविन ड्रेक ने दुनिया का पहला सफल तेल का कुआं खोदा। इससे पहले लोग सतह से रिसने वाले तेल को ही इकट्ठा करके इस्तेमाल करते थे, लेकिन ड्रेक की ड्रिलिंग से पहली बार बड़ी मात्रा में कच्चा तेल सीधे धरती के अंदर से निकला। ये छोटा सा कुआं मॉडर्न ऑयल इंडस्ट्री की नींव बन गई। शुरुआत में ये तेल ज्यादातर केरोसिन बनाने और लैंप जलाने में इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब दुनिया में इलेक्ट्रिक बल्ब फैला तो रोशनी के लिए केरोसिन की मांगे घटने लगी। लेकिन तब तक एक और क्रांति आ चुकी थी, इंजन और मोटर गाड़ियां। यही बदलाव तेल को और भी अहम बना गया। अब ये सिर्फ रोशनी का जरिया नहीं रहा, बल्कि मशीनों, गाड़ियों, जहाजों और बाद में हवाई जहाजों का सबसे बड़ा सहारा बन गया। ड्रैक की खोज के बाद अमेरिका में तेल की होड़ मच गई। कुछ ही दशकों में सैकड़ों कुएं खोदे गए, नए शहर बस गए और तेल दौलत और ताकत का प्रतीक बन गया। जल्द ही यह लहर रूस, वेनेजुएला और मिडिल ईस्ट तक पहुंची, जहां धरती के नीचे अपार तेल का भंडार मिले। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक तेल सिर्फ एक जरिया नहीं रहा, बल्कि पूरी आधुनिक सभ्यता की रीढ़ बन चुका था। लेकिन इसके साथ फैली एक गलतफहमी जिसका शिकार शायद आप भी हो चुके हैं। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि तेल डायनासोर से बना है, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ एक पुरानी गलतफहमी है। असल में तेल बना है छोटे छोटे समुद्री जीवों जैसे शैवाल और जू प्लांक्टन से। इनके मरने के बाद ये समुद्र के तल में जमा होते गए और लाखों साल तक मिट्टी और गाद की परतों में दबे रहे। समय के साथ जबरदस्त दबाव और गर्मी ने इन्हें पेट्रोलियम में बदल दिया, और ये सब हुआ डायनासोर के आने से भी बहुत पहले, करीब 250 से 360 मिलियन साल पहले। लेकिन अब सवाल ये है कि ये डायनासोर वाला आइडिया दिमाग में आया कैसे? दरअसल इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब सिंक्लेयर ऑयल कॉर्पोरेशन नाम की अमेरिकी कंपनी अपने तेल के डिब्बों और विज्ञापनों में डायनासोर का इस्तेमाल करना शुरू किया। ब्रोंटोसोरस इतना मशहूर हुआ कि 1932 में ही कंपनी का लोगो बन गया। इस कंपनी ने अपनी मार्केटिंग में डायनासोर का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि लोगों के दिमाग में दोनों चीज के बीच सीधा कनेक्शन जुड़ गया। तेल के डिब्बों पर डायनासोर की तस्वीरें, कंपनी का लोगो, विज्ञापन और यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने तक, हर जगह बस डायनासोर ही नजर आता था। धीरे धीरे लोगों को यही लगने लगा कि अगर कंपनी बार बार डायनासोर दिखा रही है तो शायद तेल का उनसे कोई सीधा कनेक्शन होगा। और यही से यह गलतफहमी लोगों के दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई कि आज भी बहुत से लोग इसे सच मानते हैं। काला तेल, जिसे पूरी दुनिया ब्लैक गोल्ड कहती है, जिस देश के पास इसका भंडार होता है तो वहाँ के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि हर महीने दुनिया भर में सैकड़ों नए तेल के कुएं खोदे जाते हैं। कुछ बड़ी कंपनियां तो हर हफ्ते नए कुएं खोद देती है, लेकिन इन्हें निकालना आसान नहीं। क्रूड ऑयल जमीन के नीचे 1500 से 4000 मीटर की गहराई तक दबा होता है, करोड़ों साल पुरानी कठोर चट्टानों के बीच। वहाँ तक पहुँचने के लिए जबरदस्त ताकत वाली ड्रिलिंग मशीनें इस्तेमाल की जाती है। ये धीरे धीरे धरती को चीरती हुई नीचे जाती है और चट्टानों को तोड़ते हुए रास्ता बनाती है। ये काम बेहद खतरनाक है। इतनी गहराई पर गर्मी और दबाव का स्तर इतना ऊंचा होता है कि जरा से भी गलती हादसा बन सकती है। इस काम में लगे लोग हर वक्त मौत के साए में रहते हैं, क्योंकि एक चूक पूरी टीम की जान ले सकती है। तेल निकालने के बाद असली मेहनत शुरू होती है। शुरुआत में तो दबाव इतना ज्यादा होता
होता है कि क्रूड ऑयल खुद ही जमीन से ऊपर आने लगता है, लेकिन जैसे जैसे दबाव घटता है तब काम आता है एक विशाल पंपिंग सिस्टम। ऊपर से देखने पर ये एक बड़ी झूलती हुई मशीन जैसी लगती है, लेकिन इसकी ताकत जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे तक जाती है। ये मशीन धीरे धीरे तेल को खींचकर सतह तक लाती है। ऊपर पहुंचने के बाद क्रूड ऑयल को पाइपलाइनों और भारी भरकम टैंकरों में भरकर रिफाइनरी तक भेजा जाता है और यही से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आप सोचेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी शायद किसी गल्फ कंट्री में होगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। पूरी दुनिया की सबसे विशाल ऑयल रिफाइनरी भारत में है, गुजरात के जामनगर में। रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर रिफाइनरी रोजाना 1.2 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोसेस करती है। 7,500 एकड़ में फैला यह कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है कि एक छोटे शहर जैसा लगता है और यहाँ से तैयार हुआ पेट्रोलियम प्रोडक्ट सिर्फ भारत में नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा देशों तक पहुँचता है। अब चलिए ये जानते हैं कि इस बेसिक क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या डामर आखिर निकलते कैसे हैं? जमीन से निकला क्रूड ऑयल गाढ़ा, काला और बदबूदार होता है। इस रूप में ये किसी काम का नहीं, लेकिन जब इसे रिफाइन किया जाता है यानी शुद्ध किया जाता है, तब उसमें से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलती है वो आधुनिक सभ्यता के लिए आज तक एक वरदान रही है। इसी वजह से इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्रूड ऑयल दरअसल अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, कुछ बेहद हल्के तो कुछ बेहद भारी। इन्हें अलग करने के लिए रिफाइनरी में इसे एक विशाल टावर में डाला जाता है जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। यहाँ कच्चे तेल को 350 से 400 डिग्री तक गर्म किया जाता है। इतनी गर्मी में यह भाप में बदलकर ऊपर उठने लगता है। जैसे जैसे यह भाप टावर में ऊपर बढ़ती है तो यह अलग अलग ऊंचाइयों पर कंडेंस होकर अलग अलग लेवल पर जमा हो जाती है। यही है वो पल जब बेकार सा दिखने वाला काला तेल बदलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। अब सवाल आता है कि ये कंडेंसेशन होता क्या है। सोचो आपके सामने एक गिलास पानी है जिसमें नमक मिला हुआ है। सीधे सीधे तो नमक और पानी को अलग करना नामुमकिन लगेगा, लेकिन अगर हम इस पानी को गर्म करें तो फर्क साफ दिखेगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री जबकि नमक का है करीब 1500 डिग्री। यानी पहले पानी ही भाप बनकर ऊपर उठेगा और नमक नीचे रह जाएगा। अब वही भाप जब किसी ठंडी सतह से टकराती है तो फिर बूंदों में बदलकर अलग बर्तन में जमा हो जाती है। नतीजा, एक तरफ बचा नमक और दूसरी तरफ एकदम शुद्ध पानी। यही प्रक्रिया है कंडेंसेशन। भाप को ठंडा करके उसे फिर से तरल में बदलना। यही प्रक्रिया कच्चे तेल में भी होती है। भारी और हल्के हिस्से अलग अलग स्तरों पर जमा हो जाते हैं और इसी से हमें वो ईंधन मिलता है जो हमारी सभ्यता को आज तक चला रहा है। इस टावर का सफर शुरू होता है सबसे ऊपर से। वहाँ मिलती है एलपीजी, वही गैस जो हमारे किचन तक पहुँचती है। उससे थोड़ा नीचे बनता है पेट्रोल जो कारों और बाइकों में डाला जाता है। इसके बाद आता है नेफ्था जो प्लास्टिक, केमिकल और दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होने वाला अहम पदार्थ है। थोड़ा और नीचे पहुँचते हैं तो मिलता है केरोसिन और एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी हवाई जहाजों का ईंधन। फिर आता है डीजल जो ट्रक, बस और ट्रेन जैसे भारी वाहनों को चलाता है। उससे नीचे मिलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल जो इंजनों को चिकनाई देता है और इससे भी गहराई में निकलता है फ्यूल ऑयल जिसे फैक्ट्रियों और बड़े जहाजों में जलाया जाता है। आखिर में सबसे नीचे बचता है एस्फॉल्ट यानी कि डामर जिससे हमारी सड़कें बनती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी प्रोसेस से सल्फर और हाइड्रोजन जैसे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं और यकीन मानिए आपकी स्किन पर लगाई जाने वाली वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली भी इस क्रूड ऑयल का ही हिस्सा है। एक बैरल यानी कि 159 लीटर कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद दर्जनों प्रोडक्ट निकलते हैं। लगभग 72 लीटर पेट्रोल, 34 लीटर डीजल, 14 लीटर केरोसिन और बाकी में लुब्रिकेंट, डामर, प्लास्टिक और दूसरे केमिकल तैयार होते हैं। जब पेट्रोल तैयार हो जाता है तो इसे जमीन के नीचे बिछाई गई लंबी पाइपलाइनों के जरिए टर्मिनल तक पहुंचाया जाता है। वहाँ ये पेट्रोल टैंकरों में भरकर पेट्रोल पंपों तक जाता है। लेकिन टैंकर में पेट्रोल भरना आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालने जितना आसान नहीं होता। यहाँ जरा सी चिंगारी भी खतरनाक धमाका कर सकती है। इसी वजह से सबसे पहले हर टैंकर को ग्राउंडिंग केबल से जोड़ा जाता है ताकि किसी भी तरह की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए। इसके बाद ओवरफिलिंग सेंसर और वेपर रिकवरी पाइप के जरिए पेट्रोल की भाप को रोका जाता है ताकि वो हवा में ना फैले। इन सारी सेफ्टी प्रोसेस के बाद ही हर दिन लाखों लीटर पेट्रोल सुरक्षित तरीके से देश भर के पेट्रोल पंपों तक पहुंचता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।